इतिहास के पन्नों से उठा के एक ऐसा साम्राज्य के बारे में लेकर आया हूं, सातवाहन। कौन थे सातवाहन? जिन्होंने 300 साल तक राज किया है। कितने साल तक? 300 साल तक। अद्भुत है, 300 साल तक राज करने वाला ये सातवाहन, जिसका ग्रेटेस्ट किंग गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो एक ब्राह्मण से भी जाना जाता है और ब्राह्मणों को प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। तो उस इतिहास को लेकर हम आए हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी इतना महान राजा, एक ब्राह्मण की उपाधि क्यों धारण करी और क्या कारण था इनको? सातवाहन 300 साल तक राज किया, आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं पीयूष सर के साथ। ये देखो, मैप आधारित ये इतिहास हम समझाएंगे। मैप से इतिहास को आपको समझाएंगे कि इतिहास को मैप से कैसे पढ़ा जाता है। यदि हम बात करें सातवाहन वंश का, तो यदि सातवाहन शब्द निकल के आता है सातवाहन, और सातवाहन शब्द को संधि विच्छेद कर दो तो सातवाहन है जिसका, और ये कौन है? तो सूर्य को बोला जाता है। सूर्य जो है, सूर्यवंशी अपने आप को बोलते थे, सूर्यवंश बोला जाता है। सातवाहन आपको सूर्यवंशी बोले जाते हैं। साथ में यदि देखेंगे उस समय कि हम ये पूरा का पूरा मानचित्र है, मानचित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मानचित्र में हम देखेंगे कि सातवाहन कौन थे और सातवाहन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इनका जगह था, वो एरिया था। तो यदि हम इसके मैप से इतिहास को पढ़ने में बहुत मजा आता है। यदि हम सातवाहन की बात करें तो सूर्य की, इन्होंने अपने आप को सूर्य के वंशज मानते थे। यदि हम थोड़ा सा मगध के समय चलते हैं तो मगध का विनाश, बृहद्रथ की हत्या शुंग वंश द्वारा, पुष्पमित्र शुंग द्वारा होता है। उसके बाद कण्व वंश, उसके बाद सातवाहन। 4 बड़े ब्राह्मणिकल थॉट के, मतलब ब्राह्मण के डायनेस्टी बनता है। शुंग वंश, साथ में कण्व वंश, तीसरा वाकाटाका, गुप्ता एम्पायर के समय में दिखेगा, और सातवाहन। सातवाहन ये सातवाहन, ये 4 ऐसी डायनेस्टी बनती है और चारों के चारों डायनेस्टी को ब्राह्मण के डायनेस्टी बोला जाता है। ब्राह्मणों ने बनाया था। क्यों बनाया था? तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो धर्म का इतिहास है, अशोक का जो धर्म की पॉलिसी थी, जो बुद्धिज्म पे बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया था। इस धर्म की पॉलिसी ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया, और वो प्रॉब्लम क्या था? इस धर्म की पॉलिसी ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया, और ये जो प्रॉब्लम था, इस धर्म की पॉलिसी ने ब्राह्मणों को उसके उग्र किया, उनके खिलाफ किया। जब ब्राह्मणों को उनके खिलाफ किया तो ब्राह्मण नाराज हुए, और नाराज होने से ये समस्या क्रिएट हुआ, और शुंग वंश जो ब्राह्मणिकल जो पहला कमांडर इन चीफ थे, पुष्पमित्र शुंग ने मगध को बृहद्रथ की हत्या करके राजगद्दी पर बैठ गए। वहीं यदि सातवाहन के बारे में हम यदि बात करते हैं तो सातवाहन जो है वो इस एरिया में है। इस एरिया की बात करें तो 3 एरिया में मौजूद थे। एक एरिया को बोला जाता है महाराष्ट्र की एरिया में, महाराष्ट्र की एरिया में। दूसरा एरिया इनका है कर्नाटका, कर्नाटका, और तीसरा एरिया है आंध्र प्रदेश, आंध्र। आंध्र सातवाहन इसलिए बोला जाता है। महाराष्ट्र में इनका उदय बताया जाता है, महाराष्ट्र में उदय बताया जाता है, और किशन, महाराष्ट्र में इनका उदय बताया जाता है। और महाराष्ट्र में उदय होने का सबसे बड़ी बात है कि आंध्र सातवाहन बोले जाते हैं। आंध्र सातवाहन इसलिए बोले जाते हैं कि आंध्र प्रदेश के एरिया में इनका साम्राज्य स्थापित हुआ। कर्नाटका के कुछ भाग, महाराष्ट्र के कुछ भाग, और साथ में आंध्र प्रदेश का भाग, ये सारे के सारे वो भाग थे जहां पर सातवाहन आपके क्या हुए, तो इनका राज्य था। यदि शुरुआती दौर में सातवाहन की बात करें, कण्व वंश के बाद सातवाहन आया था, तो यदि इनका पॉलिटिकल राजनीतिक बारे में बात करें तो यहाँ पर वेस्टर्न क्षत्रपा लिखा है, क्षत्रप और उज्जैन, और इधर शुंग वंश था जो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लेकिन क्षत्रप जो कि एक महाराष्ट्र में और खासकर उज्जैन में, कौन थे क्षत्रप? तो यदि क्षत्रप की कहानी हम देखेंगे तो क्षत्रप की कहानी प्रारंभ होती है शक डायनेस्टी का। जो शक हुआ करते थे उन्हीं को क्षत्रप बोला जाता था। शक के 5 ब्रांच हुआ करता था, 5 ब्रांच,
और इस 5 ब्रांच में से जो बाद में 2 बड़े ताकतवर हुए वो नासिक के नहपान और उज्जैन के रुद्रमन, ये 2 बहुत ताकतवर हुए और दोनों की लड़ाई सातवाहन के साथ होती है। तो शक जो है इस समय यदि इस पॉलिटिकल चीज को देखेंगे तो यहां पर हम यदि देखते हैं इसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को तो ऐसे देखेंगे कि यहां पर यदि सातवाहन है जो कि 3 एरिया में मौजूद है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, साथ में यदि इसके ऊपर वेस्टर्न छत्रप मतलब शक बैठे हुआ है और यहां पर बैठा हुआ है आपके नहपान, नासिक के नहपान जो कि शक के बहुत ताकतवर राजा था, शक डायनेस्टी के बहुत ताकतवर राजा था नहपान। साथ में हम यदि दूसरा बात करें तो वहीं पर इसके इस एरिया में मध्य प्रदेश के एरिया में बैठा है आपका रुद्रामन और यह भी बहुत ताकतवर राजा था। इसके बारे में जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। साथ में इधर कलिंग है, यदि इस एरिया को देखो तो कलिंग है और कलिंग में छेदी डायनेस्टी बचा हुआ है, छेदी वंश और छेदी वंश के महानतम राजा जो है खारवेल आपके यहां पर दिखाई देता है, ये कहां से पता चलता है तो हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल बैठा हुआ है। तो चारों तरफ के उसकी यदि पॉलिटिकल राजनीतिक की बात करें इस एरिया का तो सातवाहन आपके यहां है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के एरिया में। ऊपर सत्रप मतलब शक बैठा हुआ है जहां पर नासिक में नहपान, उज्जैन में रुद्रामन बैठा हुआ है और दोनों नीचे यदि देखा जाए तो चोल चेरा पांड्या बैठे हुए। चोल चेरा पांड्या प्राचीन भारत से प्रारंभ होते हैं और इनकी जर्नी बहुत लंबा होता है, ये आपको मेडियाइवल में भी दिखाई देते हैं और खासकर चोल और पांड्या की लड़ाई, आखिरी लड़ाई जब पांड्या जो है वो पूरी की पूरी ध्वस्त कर देते हैं चोल को मेडियाइवल पीरियड में, तो बहुत लंबा चलते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं प्राचीन भारत के इतिहास में ये तीनों के तीनों कभी भी गायब नहीं होते हैं। गायब होने का मतलब है इनका साम्राज्य कभी खत्म नहीं होता, ये चलते जाते हैं। तो इनका बहुत पुराना है इनका चोल चेरा पांड्या का। कहा जाए तो सातवाहन के बाद किसी डायनेस्टी ने बहुत लंबा भारत पे राज किया है तो उसने चोल और पांड्या ने किया है, करीब सबसे ज्यादा तो 600 साल तक करीब उन्होंने राज किया। लेकिन इसमें बहुत सारे डार्क फेज भी थे। डार्क फेज का मतलब है आए गए, तो ये सब सारी चीजें मिला के ऐसा सातवाहन की परिस्थिति थी। आप यदि देखें तो ऊपर कुषाण एम्पायर बैठा हुआ है, ये इधर मथुरा के एरिया में भी सत्रप बैठे हुए हैं, ये भी शक है क्योंकि शक के कितने ब्रांच है तो टोटल है आपके 5 ब्रांच। ये कुषाण भी बैठा हुआ है जहां पे कनिष्क का, कुषाण जो है कनिष्क का, तो ये पूरा का पूरा सातवाहन का शुरुआती दौर में। एक्चुअली सातवाहन जो थे वो जन्म तो उनका महाराष्ट्र में, लेकिन आंध्र सातवाहन कहा जाते हैं। आंध्र सातवाहन का मतलब उनका पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश का एरिया में उनका साम्राज्य था। 300 साल तक इन्होंने राज किया था। ये कहानी है सातवाहन की। यदि ये मैप को देखा जाए तो ऐसा मैप था सातवाहन के समय में ये आपको मैप दिखाई देता है। यदि आगे बात करें हम तो इनके राजाओं के बारे में सबसे पहले बात है कि सातवाहन कब, तो अंध्र सातवाहन के नाम से जाने जाते हैं। 300 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व में सातवाहन आपके यहां पर थे। साथ में यदि सातवाहन के बारे में बात करें तो सातवाहन के जो संस्थापक माने जाते हैं वो सिमुख माने जाते हैं। और सातवाहन वंश का जो शासन क्षेत्र था, अभी मैंने बताया आपके मैप की दृष्टि से, इनका क्षेत्र महाराष्ट्र पड़ता है, आंध्र पड़ता है, कर्नाटका पड़ता है। पुराणों में इसको अंध्रभृत भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है सातवाहन के बारे में, क्योंकि वायु पुराण और मत्स्य पुराण इनको अंध्रभृत के नाम से भी बोलते हैं। खासकर ये 7 वाहन का मतलब होती है 7 घोड़े वाला वाहन, जिसका 7 वाहन हो, और ये सूर्य के लिए सिंबल है, तो अपने आप को सूर्यवंशी भी मानते थे। साथ में अभिलेख सातवाहन वंश की राजधानी जो थी वो पैठन थी। तो यहाँ पर जानने वाला जो चीज है, जो एग्जाम की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि इस वंश का जो संस्थापक था सिमुख था। साथ में जो इनका एरिया है तो आपको याद करके रखना है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। साथ में आपको याद करके रखना है कि अंधभृत भी कहा जाता है पुराण में, और साथ में जो बहुत सारे अभिलेख है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा सोर्स है सातवाहन को जानने के लिए। इसमें बहुत सारे सोर्स हैं जो सातवाहन के बारे में आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। यदि हम सोर्स की बात करें सातवाहन का, तो ये आपका सोर्स है मतलब स्रोत है, जिसमें सबसे पहले इनका रानी नागनिका का नानघाट अभिलेख पुणे का, महाराष्ट्र का। रानी नागनिका का नानघाट का अभिलेख है पुणे में, महाराष्ट्र में।
जिसको सबसे पहला आपको स्रोत दिखाई देता है। तो सबसे पहला स्रोत दिखाई देता है रानी नागनिका के नानघाट अभिलेख, और ये कौन थी? तो ये सतकर्णी प्रथम के वाइफ थी, सतकर्णी प्रथम का। साथ में गौतमी पुत्र सतकर्णी के नासिक अभिलेख से भी प्राप्त चलता है। वहीं पर तीसरा है गौतमी बलश्री के नासिक गुफा लेख से, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का नासिक गुफा लेख से, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का काले गुफा लेख से, और यक्षश्री सतकर्णी का नासिक अभिलेख से। इसके साथ कुछ और भी है जहां से इनके बारे में जानकारी मिलती है। पहला तो रुद्रामन के जो रुद्रामन है शक राजा, उसके जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, यहां से भी इनके बारे में जानकारी मिलता है। साथ में खारवेल खारवेल की एक अभिलेख है जिसको बोलते हैं हम हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, यहां से भी हमें इसके बारे में पता चलता है। साथ में पुराण है, वायु पुराण और मत्स्य पुराण, आपके पुराण से भी पता चलता है, पुराण से। तो इनके बारे में जानकारी हमें बहुत जगहों से, खासकर इनके एक सबसे महत्वपूर्ण चीज था सातवाहन में कि इन्होंने सारे के सारे राजा को देखोगे तो अपने माँ के नाम प्रयोग करते हैं, और माँ को पूजने वाला इकलौता ऐसा डायनेस्टी है पूरी की पूरी प्राचीन भारत से लेकर इतिहास की बात करें कि हर राजा अपने माँ के शब्द का प्रयोग करता है। जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे रानी नागनिका के नानघाट अभिलेख, मतलब रानी नागनिका है और उनके नानघाट अभिलेख। गौतमी पुत्र सतकर्णी, जैसे आता है गौतमी पुत्र सतकर्णी, किसका? सतकर्णी उनका नाम है, और गौतमी पुत्र मतलब गौतमी के लड़का। साथ में गौतमी बालाश्री, ये देखिए वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, आगे देखेंगे तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का मतलब पुलवामी राजा है और उनका मां का नाम है वशिष्ठी पुत्र। यश श्री सतकर्णी ये राजा रहते हैं, तीसरा आखिरी, और उनका मां का नाम यक्षश्री है। तो ये जो डायनेस्टी है मां के लिए पूजनीय थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मां को ये सत्ता और चाबी दे देते थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मां को पूजते थे। इकलौता ऐसा राजवंश है जो अपनी मां के नाम के साथ ही जाना जाता था, और सारे के सारे राजाओं को आपको ये दिखाई देगा। यदि हम आगे बात करें इसके सतकर्णी प्रथम इसका प्रथम राजा होते हैं, जो वास्तविक संस्थापक भी है। सतकर्णी प्रथम को वास्तविक राजा बोला जाता है, और इसके साथ ये सातवाहन का पहला यशस्वी शासक था जिसकी उपलब्धियों की जानकारी नागनिका के नानघाट अभिलेख से पता चलता है। इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? तो ये इसी सतकर्णी प्रथम को बोला जाता है। इनके बारे में जो सबसे ज्यादा जानकारी हमें मिलता है वो नानघाट अभिलेख से मिलता है, और इनकी जो माता ने लिखा था नागनिका ने। साथ में सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कहवाया था। तो सबसे बड़ी बात है, जितना भी सातवाहन हो, शुंग वंश हो और कर्ण वंश हो, सब में एक कॉमन चीज है। कॉमन क्या चीज है? क्योंकि ये वैदिक कल्चर को ही प्रमोट करने के लिए आए थे, तो उन्होंने सब यज्ञ कहवाते, यज्ञ पे ध्यान देते। तो ये सारे के सारा राजा में आपको दिखाई देगा यज्ञ कहवाते हुए। ब्राह्मण सारे के सारे थे, शुंग हुआ, कर्ण हुआ, सातवाहन हुआ, बकाटाका हुआ। सातवाहन और ब्राह्मणिकल राजा भी कहे जाते हैं। वैसे ही अश्वमेध यज्ञ ये भी कहवाता है और राजसूय यज्ञ भी कहवाता है। अश्वमेध यज्ञ होता है कि घोड़ा को छोड़ दो और जो घोड़ा का लगाम जितना दूर तक घोड़ा जाएगा उतना क्षेत्र उस राजा का हो जाएगा। यदि किसी ने घोड़े को पकड़ लिया तो करो लड़ाई, यही कहानी थी। यदि एक्चुअली यह राजनीतिक यज्ञ था आपके विस्तार का, कि राज्य का विस्तार कितना बड़ा होता है। जिसने भी घोड़ा को पकड़ लिया उसकी मरम्मत होना था। जैसे आप रामायण में भी देखेंगे, राम जी भी ने अश्वमेध यज्ञ कहा था, और जब उनके घोड़ा निकले थे तो संसार में किसी ने पकड़ा नहीं, लेकिन 2 बलवान उनके बेटे थे, लव और कुश, वो पकड़ लिए तो लड़ाई करना तो जरूरी था। लड़ाई हुआ भी और बड़ा भयानक हुआ, और उसमें सब हारे गए। उस 2 बालक से सब के सब हारे थे। अब राम प्रभु तो नहीं हार सकते क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो जान भी गए थे कि ये हमारे पुत्र है, इतने शक्तिशाली तो हमारे पुत्र ही हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो यज्ञ हुआ करता था अश्वमेध यज्ञ, उसका मात्र एक ही काम था, और इस यज्ञ का काम था क्या? तो अपना राजनीतिक विस्तार करना। और इसीलिए ये जो यज्ञ हो, जितना भी आप ब्राह्मण के जितने भी डायनेस्टी देखेंगे या किसी का भी देखेंगे बाद में चल के जो वैदिक कल्चर को फॉलो करता है, यज्ञ ये तो कहवाता था। सतकर्णी प्रथम को इनके दक्षिणा पथपति भी कहा जाता है, या अपृतहत चक्र की उपाधि धारण किया था। यदि हम इनके बारे में बोले तो इन्होंने 2 उपाधियां धारण किया था।
एक उपाधि धारण किया था दक्षिणापथपति का। दक्षिणापथपति का मतलब होता है दक्षिण के राजा, जिन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र में पूरी तरह अपना विस्तार किया था, नीचे की तरफ भी गए थे चोल चेरा पांड्या में, तो इसीलिए इनको दक्षिणापथपति भी बोला जाता है। और अपृत हस्त चक्र का मतलब होता है जो कभी डिफीट नहीं होता है, ना डिफीट होने वाला राजा, जब कभी इन्होंने हारा नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अपृत हस्त चक्र की बोला जाता है। वहीं पर यदि हम देखेंगे तो सतकर्णी प्रथम है, मालवा शैली के गोल मुद्राएं उन्होंने रखा था। मालवा शैली के अलग अलग शैली के होते हैं, मालवा शैली, धनुष शैली, गरुड़ शैली, तो ये सारे के सारे आपके अलग अलग प्रकार के मुद्राएं हैं। और इस मुद्राएं में यदि आप देखोगे तो उनके पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं भी शामिल है। तो सिक्का पर ये अपना और अपने पत्नी का भी सिक्का पर। सातवाहन में एक और खासियत है, एक तो अपने माता के नाम लेकर चलते थे, साथ में जो सिक्का हुआ करता था, सिक्के पर अपनी और अपनी वाइफ की फोटो उनकी जरूर रहती थी। और इसी से सबसे ज्यादा इनके बारे में जानकारी मुद्राओं से पता चलता है। तो इसमें और एक और भी खासियत है सातवाहन के साथ, सातवाहन इकलौता ऐसा राजा है, सातवाहन एक ऐसा राजा है, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सातवाहन इकलौता ऐसा राजा है जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे, लेड के शीशे सिक्के वो भी किसके, तो शीशे के सिक्के चलाने वाला सातवाहन था। यह भी बताऊंगा कुछ कारण थे जो कि शीशे के सिक्के चलाने पड़े। तो यदि हम सतकर्णी के बात में पता करें तो ये मालवा शैली के गोल मुद्राएं इन्होंने, पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं इनको मिला था। इनको श्रीसत्य की उपाधि भी धारण किया था इन्होंने, श्रीसत्य, इनके सिक्के पर इनका नाम है सतकर्णी प्रथम का श्रीसत्य। यह भी पूछा जा सकता है कि श्रीसत्य के सिक्कों पर, सतकर्णी के नाम सिक्कों पर क्या है, तो आपको बताना है श्रीसत्य, श्रीसत्य उनका नाम था। तो यह है इनका बारे में जानकारी, ये इनके उपाधियां, साथ में कितने प्रकार की ये मुद्राएं इनके हैं। सतकर्णी प्रथम पहला वो राजा है जो मजबूत राजा साबित हुआ, जो वास्तविक संस्थापक है किसके, सातवाहन का। राजा इनमें बहुत हुए, लेकिन जो राजा हम पढ़ रहे हैं केवल उन राजा के बारे में हम पढ़ना पसंद कर रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे सातवाहन में, क्योंकि इनके कहा जाता है 34-35 राजा थे। 34-35 राजा आपको पढ़ना नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से कुछ राजा के बारे में ही पढ़ना है। और वैसे भी इतिहास में उन्हीं राजाओं के बारे में ज्यादा जानकारी है। जैसे दूसरा इनके राजा हुए हाल बड़ा हाल है बेहाल, हाल बड़े खतरनाक थे, ये समुद्रगुप्त जैसे थे। हाल को और समुद्रगुप्त को एक हाथों में रख लो तो सेम बात थी। वीणा, म्यूजिक, कवि भी थे ये, और साथ में अपने दरबार में उस समय के महानतम जो कवि था वो इन्हीं के दरबार में था। सर्ववर्मन हो गया तो इनके दरबार में हुआ करते थे। साथ में ये लड़ाई भी कभी हारे नहीं है, कभी भी हाल लड़े हारे नहीं है। तो हाल में बोले तो ये महानतम शासक, देखिए लिखा भी है, हाल जो है वो सातवाहन के महानतम शासक गिने जाते हैं। साथ में यदि बात करें तो एक बड़ा कवि और कवियों के विद्वानों को आश्रयदाता भी बोला जाता है। मैंने पहले ही बताया कि इनके दरबार में अनेक प्रकार के कवि, उस समय के महान कवि हाल के दरबार में हुआ करते थे। ये भी गाना भी गाते थे, हाल बहुत सुंदर गाना गाते थे। कहा जाता है ये हाल की जो वो था, हाल ने कुछ किताब भी लिखा था। देखो ये विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे हाल थे। सातवाहना का ये जो राजा था वो बहुत पढ़ा लिखा था। इन्होंने किताब लिखा था और उस किताब का नाम है गथा सप्तशती। गथा सप्तशती किसके द्वारा लिखा गया है, क्वेश्चन पूछा कितने बार एग्जामों में आया है कि गथा सप्तशती किसने लिखा है, तो हाल जो कि सातवाहन के राजा हैं। साथ में इनके ये रचना है, काव्य रचना है, और इसकी भाषा कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ये जो आपके गाथा सप्तशती है। साथ में इसके जो राज्यसभा में कुछ दरबारी थे, कुछ दरबारी में सबसे ज्यादा बृहत कथा, जो बृहत कथा आज भी हम पढ़ते हैं, तो बृहत कथा जो है इनके ही दरबार में भूत पिचास की कहानी 85 जो प्राकृत भाषा में रचयिता है और इसकी रचना करने वाला गुणांध है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, इनके दरबार में गुणांध, और गुणांध ने क्या लिखा था, तो बृहत कथा लिखा था, बृहत कथा। दूसरा कांतक नामक संस्कृत व्याकरण के भी लेखक है जो कि सर्ववर्मन है। सर्ववर्मन है जो कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण लिखे थे। सर्ववर्मन ये व्याकरण, ये बहुत लिटरेचर के महान व्यक्तियों में से आते हैं। तो इन्होंने कातंत्र नामक एक संस्कृत व्याकरण लिखा था जिसमें उनका नाम सर्ववर्मन है। तो सर्ववर्मन और गुणांध दो बड़े विद्वान क्या हुआ करते थे, तो दरबारी कवि आप कह सकते हो, साथ में महान लेखक ये आपके यहां पर थे।
साथ में यदि अब बात करें इसके अगला जो राजा हुआ है, और वो राजा हुआ है, हाँ इसके बाद हाल का कुछ और चीजें है। जीवनी, हाल का एक जीवनी है कि भाई इन्होंने बौद्ध संघ को, जो बुद्ध संघ के अजकालिके और तथा काले, दो ऐसे भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए थे। जी उसका साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटका तक फैला हुआ था। उसने बौद्ध संघ को, जो अजकालिकीय तथा काले के भिक्षु संघ को करजक नामक एक ग्राम, जो करजक नामक एक ग्राम था, उसको दान भी दिए थे। बहुत दानी आदमी थे भी हाल। साथ में इन्होंने, इनका यदि हम साम्राज्य की बात करें तो उत्तर में मालवा, मालवा का मतलब आज के मध्य प्रदेश से लेकर साथ में दक्षिण में कर्नाटका तक फैला हुआ है। और जो नासिक के जोगलथंबी से चांदी के लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुए। तो हाल के बारे में जानकारी जो प्राप्त होता है वो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है हाल के चांदी के सिक्के जो नासिक में प्राप्त हुआ था। और नासिक में कौन सा जगह था, तो जोगलथंबी जगह था। आपको याद करके रखना है कि हाल का जो सबसे ज्यादा उनके बारे में जानकारी चांदी के सिक्कों से, जो कि नासिक से मिला था। और साथ में ये चांदी के लगभग 8000 सिक्के मिले थे, जो कि जोगलथंबी नासिक में मिला था, वहीं से इनका पता चलता है। साथ में इन सिक्कों का सबसे बड़ा खासियत है कि एक तरफ नापान है और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम है। अब इमेजिन करिए कितना बड़ा शानदार राजा। अब नहपान जो है वो शक के राजा है, जिसके साथ लड़ाई भी होता है। इन मुद्राओं में इवन नहपान का भी इमेज है, पिक है, साथ में उनका भी पिक है गौतमी पुत्र सतकर्णी का, जो कि महानतम राजा साबित होगा। अभी हम देखेंगे पूरा सातवाहन वंश का सबसे महानतम राजा साबित होता है गौतमी पुत्र सतकर्णी। और ये बड़ा मजेदार है उसकी कहानी। हाल के बाद आ जाते हैं उन्हीं के बेटा और महानतम राजा। हाल के बाद जो कोई महानतम राजा आता है, वो महानतम राजा था वो गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो कि 106 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व में जाना जाता है। इनका काल इतना जाना जाता है। अब देखिए, यदि हम महानतम राजाओं की बात करें विश्व की, भारत में जितने भी महानतम राजा हुए, चाहे वो अशोक हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, बिंबिसार हुआ, मैं पद्मानंद को भी मानता हूं। प्राचीन भारत में चाहे आप इनको देख ले, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये भी महान राजा हुए, बहुत ज्यादा महान राजा। लेकिन ये जो राजा थे, इन्हीं को बोला जाता है प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मणों को प्रोटेक्ट करने वाला। अब हुआ क्या था, जो ब्राह्मण का अशोक की धम्म पॉलिसी को ब्राह्मण को जो लगा था कि हमारा कोई संरक्षण देने वाला नहीं है, लेकिन गौतमी पुत्र एक ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं, जो कि ब्राह्मण को प्रोटेक्टर के रूप में इनको देखा जाता है। इतिहास इसी रूप में देखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको देखोगे तो ये भूमि दान करते थे, केवल ब्राह्मणों को नहीं, इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी इन्होंने दान किया था। साथ में बहुत सारे लोगों को, इवन वैश्य को भी, इसी से सामंत पैदा होगा। और सामंत में सिमुक, जो कि आपको गुप्त डायनेस्टी का जो संस्थापक है, वहीं से निकल के आएगा। तो इनकी कहानी बहुत मजेदार है। साथ में देखा जाए तो गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक साबित हुआ। और इसकी विजय की जानकारी इनकी माता जो है गौतमी बालाश्री नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इनके बारे में जानकारी इन्हीं के माता के अभिलेख है। अब देखो, सातवाहन में माता, बहन, पत्नी अभिलेख लिख रही हैं, मतलब वहां पर पढ़ने लिखने वाला बड़ा अच्छा चीज था। लड़कियों को पर्दा के नीचे वाला सिस्टम नहीं था सातवाहन में। तो इन्हीं के माता ने एक अभिलेख लिखा था, और इस अभिलेख का नाम है गौतमी बालाश्री ने लिखा था, नासिक के अभिलेख लिखा था। और इसी नासिक के अभिलेख के से गौतमी पुत्र के बारे में जानकारी मिलता है। साथ में पुराणों से भी इनकी जानकारी मिलता है। पुराण भी इनके बारे में बताता है। बहुत सारे पुराण हैं जो इनके बारे में जानकारी देते हैं, जैसे वायु पुराण, मत्स्य पुराण। तो पुराणों से भी इनकी जानकारी प्राप्त होती है। और खासकर सातवाहन डायनेस्टी के बहुत सारे राजाओं के बारे में पुराणों से ही पता चलता है। होगा भी क्यों नहीं भाई, होगा इसलिए कि ब्राह्मण के प्रोटेक्टर थे महाराज, ब्राह्मणों को प्रोटेक्ट करने वाला, उनको बचाने वाला। यदि ब्राह्मण का प्रोटेक्टर है और पुराण भी ब्राह्मण लिख रहा है, तो इनके बारे में तो ज्ञान होगा ही। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को बारे में नासिक अभिलेख से पता चलता है। और साथ में इनको एक ब्राह्मण भी कहा जाता था। मैंने बताया कि एक ब्राह्मण की उपाधि इन्होंने धारण किया था। एक ब्राह्मण का मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण, इकलौता ऐसा ब्राह्मण, समझ में आया। और दूसरी ये के ब्राह्मण के प्रोटेक्टर भी थे, उनको बचाने वाले थे। इस अभिलेख के अनुसार उसके घोड़ों ने 3 समुद्र के पानी भी पिया था। अब नासिक अभिलेख से यह भी पता चलता है कि इनके घोड़ों ने 3 समुद्र के पानी पिया था। कौन सा, तो अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरबियन सी और
इंडियन ओशन, ये तीन कहा जाता है कि साउथ में सबको कुचल दिए थे। यही मतलब होता है कि इन्होंने 3 समुद्र का पानी पिया था और 3 समुद्र के पानी पीने वाले इनके घोड़े जो है समुद्र गौतमीपुत्र सतकर्णी के थे। साथ में इनके कुछ उपाधियां हैं और उन उपाधियों में देखा जाए तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के बेणकटक स्वामी की उपाधि धारण किया था। बेणकटक की उपाधि, और इसी के नाम पर उन्होंने बेणकटक नामक नगर की स्थापना भी किया था। तो इनके बहुत सारी उपाधियां हैं, इसमें सबसे जो मजेदार भी है और बड़ा फेमस है, उनको बेणकटक भी बोला जाता था और उन्होंने बेणकटक नगर भी बनवाया था। कौन? तो सतकर्णी ने। इसके अलावा राजाराज चोला से पहले राजाराज की उपाधि इन्होंने धारण किया था, गौतमीपुत्र सतकर्णी। साथ में इनका एक और उपाधि है बिंदनेश का, और बिंदनेश की उपाधि जो बिंध्यान के एज है, मतलब जो बिंध्यान पर्वत है उसके आसपास सारे राजाओं को हरा दिए थे और इसलिए बिंद नरेश भी बोले जाते थे। तो ये है गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में कुछ फैक्ट। यदि इनके बात करें, साथ में इसके बाद इनका बेटा आते हैं और उनका नाम होता है वशिष्ठपुत्र पुलमामी। इनका जो बेटा था वो वशिष्ठपुत्र पुलमामी, और यह भी एक महानतम राजा साबित होता है। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठपुत्र पुलमामी। अब देखो यहां पर भी उनके मां का नाम है, मैंने बताया ना, सातवाहन के जितने भी राजा होंगे उनके मां के नाम के साथ ही चल रहा है उनका। साथ में यह शासक बना और यह आंध्र प्रदेश पर विजय के पश्चात उसे प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। और देखो पहली बार आंध्र प्रदेश को पूरी तरह उन्होंने अपने कब्जा में किया था, वो किया था वशिष्ठपुत्र पुलमामी ने, और इसीलिए आंध्र नरेश भी बोले जाते हैं। इनकी एक उपाधि इन्होंने धारण किया था आंध्र नरेश का, क्योंकि आंध्र प्रदेश पूरे के पूरा हिस्सा ये जीत कर आए थे। साथ में पुलमामी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन और प्रतिष्ठान बनाई थी। तो पैठान इनकी राजधानी रहती है जो कि आंध्र प्रदेश में है, और यही राजधानी भी रहता है उसका सातवाहन का। साथ में इसने शक शासक रुद्रामन को 2 बार पराजित किया था। देखो मैंने कहा था ना, हाल ने किसको किया था, तो हाल ने नहीं, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया था किसको? नहपान को। और इवन गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, जो इसमें दिया नहीं है, थोड़ा सा इधर चलते हैं, इसमें दिया नहीं है, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने 2 बंदों को हराया था। एक बंदा था जो कि नहपान था, शक के राजा, और दूसरा हराया था इसने खारवेल को भी हराया था। खारवेल से भी लड़ाई हुआ था, छेदी डायनेस्टी के 2 राजाओं के साथ इसकी लड़ाई होती है। किसका? गौतमीपुत्र सतकर्णी का। लेकिन वहीं पर यदि इनके बेटे की बात करें तो ये हराते हैं रुद्रामन को। रुद्रामन कौन? शक राजा, जो उज्जैन में बैठा हुआ है। पहले ही बताया था कि राजाओं का है ना, शक कहां बैठे हुए है, शक कहां है, तो उज्जैन में 5 ब्रांच हुआ करती थी शक का, उसमें उज्जैन भी एक ब्रांच था, एक महाराष्ट्र में नासिक में था। उसी को रुद्रामन को 2 बार पराजित किए थे और इसे दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण किया था, क्योंकि दक्षिण में जाके बहुत सारे राजा को भी इन्होंने हराया था। साथ में रुद्रामन को ऊपर मध्य प्रदेश में हराया था। पुराणों में इसका नाम पुलमामी मिलता है, और पुलमामी के बाद शिव श्री सतकर्णी तथा बाद में श्रीकंद सतकर्णी जो 165 से 174 राजा हुए हैं। तो ये है पूरा कहानी सतकर्णी वंश का, सातवाहन वंश का। यदि हम इसके बारे में बात करें, यदि हम मानचित्र से बात करें, तो थोड़ा सा हम इसके प्रशासन को देखते हैं, कैसे इनका प्रशासन था, कैसे संस्थाएं चली थी। ये देखिए इतिहास का मजा तभी है जब आप पढ़ोगे किसे? मैप से। तो मैंने बोला ही मैप से पढ़ोगे तभी इतिहास पता चलेगा। तो देखो सातवाहन का उदय कहां आपके? तो यहां पर महाराष्ट्र में। इनका जन्म जो होता है ना, जन्म स्थान महाराष्ट्र में। साथ में यदि इनकी बात करें तो ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश एरिया, और नीचे कर्नाटका का एरिया बाद में आ जाता है। आंध्र प्रदेश जिसको जीता था वशिष्ठपुत्र पुलमामी ने जीता था इसको। पुलमामी ने जीता था। हेलो सोनू बेटा, क्या हालचाल सोनू? देख लो इतिहास के पन। अरे इतिहास तुम मैप से पढ़ रहे हो सोनू, तुमको पता है इतिहास हमने मैप से पढ़ाने की प्रतिज्ञा ली है कि इतिहास को पूरा मैप से पढ़ा देंगे। अब यह है कि पढ़ते कैसे हो वो डिपेंड करता है। तो अब देखो ये है सातवाहन।
सातवाहन वंश पढ़ रहे हैं सोनू। सातवाहन कौन थे? तो आंध्र के समय में, आंध्र प्रदेश में एक राजा हुआ करते थे जो सातवाहन थे। अब देखो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका 3 जगह पे ये राजा थे। वहीं पर यदि हम बात करते हैं तो देखो ये शक, अब उसके समय में शक हुआ करते थे। शक के जो हमने बताया था कि एक वेस्टर्न क्षत्रप, जो कि आपके शक जो था यहां पर महाराष्ट्र में उस समय शक हुआ करते थे। बड़ा खतरनाक लोग थे ये लड़ाई में। और उनके जो ग्रेट राजा था नहपान था, नहपान, और नहपान को हराया था गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहपान को हराने वाला है गौतमी पुत्र सतकर्णी। साथ में यदि हम बात करें तो इसके ऊपरी हिस्सा में यहां पर भी एक वंश बना है, शक बैठा हुआ है, और इस शक का नाम है रुद्रामन। रुद्रामन महान राजा है, और यहां इसके बारे में जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। इसको हराया था गौतमी पुत्र सतकर्णी के बेटा वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, और पुलमावी ने 2 बार हराया था, 1 बार नहीं। रुद्रामन को 2 बार उन्होंने हरा दिया था। साथ में देखो तो यहां पर चोल चेरा पांड्या बैठा हुआ है, और साथ में यहां पर चेदी वंश के खारवेल बैठे हुए हैं। खारवेल को भी किसने हराया था? तो खारवेल को भी हराने वाला गौतमी पुत्र सतकर्णी ही था। गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसीलिए महान राजा बोला जाता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी को महान राजा बोलने का सबसे बड़ी बात यह थी कि शक को खत्म कर दिया था। शक को निपटाना बड़ा आसान नहीं था भाई साहब। एक समय शक जो थे ना, कमाल करते, मतलब पूरी 5 जगह पे 5 ब्रांच बनाई अलग अलग जगह पे, और पूरा का पूरा भारत, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाले हिस्सा पे पूरा कंट्रोल कर लिया था शकों ने। तो उसको खत्म करने का जो सबसे ज्यादा जाता है गौतमी पुत्र सतकर्णी को जाता है, जो नहपान को भी हराता है और उनके बेटा आते हैं रुद्रामन को हराते हैं। तब जाके चेक्स एंड बैलेंस होता है, शक धीरे धीरे समेटता जाता है। साथ में यदि हम देखें इनके, ये तो हो गया इनका प्रशासन। खारवेल भी था जो छेदी वंश का था। यदि हम इनके ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में बात करें तो देखो इनका व्यापार, क्योंकि ये सारे के सारे हिस्सा इनके पास होता है, ये सारे के सारे हिस्सा इनके पास होता है। ये छोड़ के ये एरिया, क्योंकि यहां पर चेल चोर पांड्या बैठे, ये है एक्चुअल में, ऐसे देखा जाए, ऐसे नहीं कर सकते। ये वाला एरिया जो है ये आपके सातवाहन का एरिया है। अब देखो शीशे के सिक्के ये चला क्यों? सातवाहन वंश में शीशा क्यों चलाया गया? ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई? वही कहानी बता रहा हूं। तो शीशा चलाने का जो मुख्य कारण था कि सातवाहन का क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया लैंडलॉक हो गया, मतलब इसमें कुषाण था, इसके ऊपर जा नहीं पाया सातवाहन। और यदि नीचे बात करें तो चोल चेरा पांड्या बैठा था। चोल चेरा पांड्या ताकतवर हो रहा था, धीरे धीरे ताकतवर हो रहा था। तो जितना भी पोर्ट सिटी था, पोर्ट सिटी कहां? तो खासकर इस एरिया में, और इस एरिया में पोर्ट बने हुए थे। महाराष्ट्र के एरिया में तो इसके पास था, लेकिन पूरा का पूरा ये वाला एरिया जो है ना, इसके कब्जे में नहीं था। अब यदि व्यापार की बात करें तो सातवाहन के समय में, मतलब सातवाहन का क्या, यदि हम पूरा विश्व की बात करें तो व्यापार 2 रास्तों से हुआ करता था। प्राचीन भारत में सबसे बढ़िया जो रास्ता था व्यापार का, वो था ये एरिया, और इस एरिया में यहां पर भी एक सिल्क रोड हुआ करता था। सिल्क रूट, जिसको सिल्क रूट बोलते हैं, सिल्क रूट। अब ये सिल्क रूट जो है, इस सिल्क रोड है, इस पर कब्जा कुषाण के ग्रेटेस्ट राजा कनिष्क ने किया था। आगे चल के करेगा वो कनिष्क महान राजा साबित हुआ। क्यों? क्योंकि उसने पूरा का पूरा एरिया पर उसने कमांड कर लिया था। अब सातवाहन जो है यहां तक तो ऊपर पहुंच नहीं पाया, ये पूरा का पूरा एरिया खाली, यहां पर अभी भी शक है, खत्म नहीं हुए। तो आर्थिक रूप से सातवाहन टूट गया। एक किताब है, उस किताब का नाम है अर्थियन सी, अननोन बंदों की किताब है, ज्योग्राफी की किताब है, जिसमें यह कहा जाता है कि सातवाहन की डायनेस्टी जो बर्बाद हुई उसका मुख्य कारण था कि कब्जा रूट पे नहीं हुआ था। कहा जाता है रास्ते पर जो पकड़ करेगा वही विजेता होगा, और यही घाटा सातवाहन के साथ हुआ। 300 साल राज करने के बाद भी इस रूट पे ये कंट्रोल नहीं कर पाए, और यदि ये रूट पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो अपने व्यापार को कैसे ग्रीकों के साथ करेंगे? ग्रीक से सोना आता था, गोल्ड जो आता था वो ग्रीक से आता था, तो भाई सोना के जो आधार था वही खत्म हो गया। अब सातवाहन जो है वो चेवला जैसे भी नहीं थे, चोलाओं के पास एक शक्ति थी,
नीचे होते भी एक चोलाओं के पास शक्ति था जो आगे चल के और मजबूत साबित हुआ, और वो शक्ति था नाव बनाने की शक्ति। चोल मंडलम झील का निर्माण करेंगे राजेंद्र चोला, चोल वंश पढ़ाऊंगा, जब पूरी की पूरी इस एरिया को कंट्रोल कर लेता है राजेंद्र चोला, राजेंद्र चोला। और इसीलिए इस एरिया को चोल मंडलम झील बोला जाता है। तो चोल जो थे वो नाव बनाने में, और पहली बार विश्व में किसी ने नेवी रखा था बड़े पैमानों पे, तो वो चोल हुआ करते थे। लेकिन सातवाहन के पास ये कला नहीं थी। यदि ये सातवाहन के पास ये कला नहीं था तो सातवाहन जो व्यापार जो है इधर साइड में कर नहीं पाया, तो सोना नहीं आ पाया, और सोना नहीं आ पाया तो यही कारण था सातवाहन का कि इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी उसको सिक्का जो चलाना पड़ा, शीशे का सिक्का चलाना पड़ा, शीशे का सिक्का चलाया था। और प्रॉब्लम हुई, आर्थिक रूप से ये टूट भी गई, आर्थिक रूप से टूट गया ये साम्राज्य। आगे चल के देखेंगे जो हम कल पढ़ने वाले हैं, हम साउथ के कुछ भागों में चलेंगे कल, जहां पर हम चोल चेरा पांड्या के बारे में जानकारी लेंगे। अरे देखना प्राचीन भारत का इतिहास मेरे भाई, मेरे साथ चोल चेर पांड्या की वो कहानी बताऊंगा जो आपके किताबों में बहुत कम मौजूद होगा। वो इतिहास कल लेकर आ रहा हूं जहां पर चोल चेरा पांड्या की कहानी, स्वतंत्र द गोल्डन एरा भी कहा जाता है, नेवी का गोल्डन एरा कहा जाता है, जब राज चोला और राजेंद्र चोला आएंगे। ओहो, पूरी की पूरी साम्राज्य को अपने कब्जे में कर लेगा चोला वंश। चोल के राज चोला और राजेंद्र चोला चोल मंडलम झील का निर्माण करेगा, द ग्रेटेस्ट किंग राजेंद्र चोला। उसकी कहानी हम आपके साथ कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इतिहास के अगले सीरीज में चोल के साथ साउथ इंडिया का इतिहास। कल हम देखेंगे साउथ के इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ साउथ, जहां पर हम चोल वंश के राज चोला, राजेंद्र चोला के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।